आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस को डिकोड करने जा रहे हैं जहां एक हैरान कर देने वाले कानूनी मोड़ ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट कर रख दिया। ये सिर्फ कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस की कार्यप्रणाली और कानूनी बारीकियों की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मेघालय हनीमून मर्डर केस की वो बातें जिन पर शायद ही पहले इतनी गहराई से चर्चा हुई हो। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस फॉर्म पर खाली छूटे हुए कुछ चेकबॉक्स और एक छोटी सी कागजी गलती हत्या के एक गंभीर आरोपी को आज़ाद कर सकती है? आगे हम यही देखेंगे कि कैसे महज कुछ खाली बॉक्स ने अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के सबसे मजबूत दावों को कमजोर कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं इस खौफनाक हनीमून और मेघालय के उस दुखद सफर की जहां से पूरी मिस्ट्री शुरू हुई। घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 11 मई 2025 को इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। 20 मई को ये नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन महज 3 दिन बाद 23 मई को दोनों वेस्टडांग फॉल्स के पास से अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। और फिर 2 जून को एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद होता है। जब पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने उस मुश्किल 3000 सीढ़ियों वाले ट्रैक के पास छानबीन की, तो जो सबूत मिले वो सच में चौंकाने वाले थे। मौके से एक दाव यानी बड़ा चाकू, एक सफ़ेद शर्ट, एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और कुछ गहने भी गायब थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि राजा के सिर पर किसी तेज धार वाले हथियार से 2 गहरे वार किए गए थे। ये तमाम सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बेहद क्रूर हमला था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हत्या की एक सोची समझी साजिश की परतें खुलने लगी। प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि राजा की हत्या का ये कोई पहला प्रयास नहीं था। ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने पहले गुवाहाटी में, फिर नोंग ग्रियाट में और उसके बाद मावल खियाट और वेस्वादोंग के बीच 3 अलग-अलग बार राजा की जान लेने की कोशिश की थी। हर बार वो नाकाम रहे, लेकिन उनका चौथा हमला आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। और इस साजिश में पुलिस का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला आरोप लगा पत्नी सोनम पर। आरोप है कि सोनम ने इस पूरी घटना में एक एक्टिव रोल प्ले किया। पुलिस के अनुसार ट्रैकिंग के दौरान सोनम लगातार इस केस के कथित मास्टरमाइंड के संपर्क में थीं। और इतना ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बुलाए गए भाड़े के हत्यारों के साथ अपनी पल पल की लाइव लोकेशन भी शेयर कर रही थी। अब आते हैं उस 790 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट पर, जिसमें संदिग्धों और सबूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इस पूरी साजिश में 5 अहम किरदार निकलकर सामने आए। जैसा कि हम देख सकते हैं, पत्नी सोनम रघुवंशी पर सहसासकर्ता होने का आरोप लगा। राज कुशवाहा को कथित प्रेमी और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया। और बाकी 3, आकाश, विशाल और आनंद, इन्हें भाड़े के हत्यारों के रूप में नामजद किया गया। इन सब ने मिलकर कैसे इस अपराध को अंजाम दिया, मेघालय पुलिस ने इसका एक बहुत ही डिटेल खाका तैयार किया। अब जाहिर है, ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसने पूरे देश के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बात यहां तक पहुंच गई कि इस घटना पर हनीमून से हत्या नाम की एक ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज भी बन गई। इस दौरान मुख्य आरोपी सोनम ने जेल में 10 महीने से ज्यादा का वक्त बिताया और फिर अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन फिर केस में वो हैरान करने वाला मोड़ आया। खाली छोड़े गए चेकबॉक्स और एक बहुत बड़ी कागजी चूक। हुआ ये कि बचाव पक्ष ने अदालत में पुलिस की एक बहुत बड़ी खामी की ओर ध्यान खींचा। आधिकारिक दस्तावेजों पर पुलिस को हत्या की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) दर्ज करनी थी, लेकिन उसकी जगह पुलिस ने कई जगह पर गलती से धारा 403(1) लिख दी। अब मजेदार बात यह है कि नया कानून लागू होने के बाद ये धारा वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शिलोंग की अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताने वाले इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फॉर्म में जरूरी चेकबॉक्स पर टिक ही नहीं किया था। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि आरोपी को आधिकारिक रूप से ये साफ तौर पर बताया ही नहीं गया कि उसे किन सटीक आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी ने जन्म दिया इस पूरे केस के सबसे विवादास्पद हिस्से को, जमानत, जहां संवैधानिक अधिकार और आपराधिक तथ्य आमने सामने आ गए। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(1)
बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के सटीक आधारों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है ताकि वो अपना बचाव ठीक से कर सके। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि पुलिस की इस प्रोसीजरल चूक ने बचाव पक्ष के इसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है और इसी वजह से शुरुआती गिरफ्तारी की कानूनी वैधता ही सवालों के घेरे में आ गई। नतीजा क्या हुआ? अपनी चौथी अपील में आखिरकार सोनम को जमानत दे दी गई। हालांकि अदालत ने कुछ सख्त शर्तें जरूर लागू की, जैसे 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना, ट्रायल के दौरान शिलोंग में ही रहना, हर पेशी में शामिल होना और गवाहों या सबूतों से किसी तरह की छेड़खानी ना करना। लेकिन जरा सोचिए, पुलिस की इतनी लंबी जांच और 790 पन्नों की चार्जशीट धरी की धरी रह गई, महज फॉर्म भरने की एक गलती की वजह से। अदालत के इस फैसले ने दोनों परिवारों के बीच हड़कंप मचा दिया। सोनम के अपने सगे भाई गोविंद ने सार्वजनिक रूप से उससे दूरी बना ली। उनका बयान था, अगर मेरे माता पिता उसे घर लाने का फैसला करते हैं तो मैं घर छोड़ दूंगा। गोविंद ने तो यहां तक बताया कि वो जेल में सोनम से सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए मिले थे और अब उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीड़ित राजा के परिवार की बात करें तो उन्होंने इस फैसले पर गहरी निराशा और गुस्सा जाहिर किया। राजा की मां उमा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक बहुत ही तीखा और वाजिब सवाल पूछा कि जब उसने इतना गंभीर अपराध किया है तो उसे जमानत कैसे मिल सकती है। जाहिर है, एक परिवार के लिए यह समझना लगभग नामुमकिन है कि न्याय की इतनी बड़ी लड़ाई में एक कागजी गलती कैसे पानी फेर सकती है। इसके ठीक विपरीत इस पूरी साजिश के कथित मास्टरमाइंड राज कुशवाहा के परिवार ने मजबूती से उसके निर्दोष होने का दावा किया। राज के दादा दादी का कहना है कि उनका पोता एक मेहनती इंसान है और कुछ बड़े व ताकतवर लोग उसे फंसा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज का सोनम के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था और वो किसी भी तरह की सजा का हकदार नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छूट जाते हैं। क्या कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना हमेशा निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, या फिर इसमें किसी गंभीर अपराधी के महज एक तकनीकी गलती के सहारे आज़ाद हो जाने का एक बहुत बड़ा जोखिम छिपा है? पुलिस की जवाबदेही और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के बीच का ये बैलेंस वाकई बहुत नाजुक है। ये एक ऐसा केस है जो शायद आने वाले कई सालों तक कानून की किताबों में बहस का विषय बना रहेगा।